हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। एज यू ऑल नो कि हमारा कोर्स चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, विच वेयर वी आर डूइंग आर एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स अलॉन्ग विद रेफरेंस बुक्स विच इज़ आर लक्ष्मीकांत एंड डीटी बसु, ताकि आपको इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के लिए कोई और बुक ना उठानी हो और आप जो भी एग्जामिनर डिमांड करता है आपसे एग्जाम में, उसी फ्लो के अंदर और उसी फॉर्मेट में आप पढ़ो। इसलिए कोर्स आया है ताकि आपको, अब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो कोर्स है इसके अलावा हमें और कौन सी बुक्स ले लेनी, नहीं लेनी। लक्ष्मीकांत आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेज नंबर के साथ साथ चैप्टर के साथ साथ बता भी चुका हूँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो विच मेक्स दी एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम एनसीईआरटीज भी पढ़ेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा जो हमें चाहिए लक्ष्मीकांत से या और रेफरेंस बुक से जो हमें डेटा चाहिए, वो भी मैं आपको इस कोर्स के अंदर समझाता हूँ। आपने देखा होगा मेरी लक्ष्मीकांत की भी क्लास थी, लास्ट जो क्लास थी 4th क्लास, वो लक्ष्मीकांत के ऊपर थी। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा था पूरी एनसीईआरटी से, जो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर थे, उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली पढ़ा लक्ष्मीकांत से, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बन सकें। जब नोट मेकिंग की बात आती है तो मैंने बताया था कि एनसीईआरटीज को अपना बेस बना के चलना, ठीक है। एंड क्या करना है आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है उसमें कि आपको बेस तो इसको बना के चलना ही है, साथ में आपको जो एक्स्ट्रा में रेफरेंस बुक से पढ़ाता हूं ना, उन चीज़ों को ऐड करना है। किसके अंदर ऐड करना है? इन बेस नोट्स में। इसको बेस नोट्स बना के रखो। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 चैप्टर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 3 चैप्टर्स पे जितने भी एक्स्ट्रा कंटेंट या फैक्ट आपको लक्ष्मीकांत से मैं समझा रहा हूं, वो पेपर पे लिखकर और उसको पेस्ट कर लीजिए इन चैप्टर्स के बीच में, ताकि आपके पास लास्ट में रिवीजन करने के लिए एक पूरी बुक हो अवेलेबल। एक ही 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर सारे पेजेस लगे हों, ताकि आपको डिफरेंट जगहों पे जाके पढ़ना ना पड़े। और आपके लिए रिवीजन जो है ना, इससे क्या होगा, आपको जो रिवीजन होगा ना वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये रिवीजन को बहुत ईजी कर देगा। तो यही प्लान है हमारा, ताकि क्या करें कि हम लोग रिवीजन जो आखिरी में होती है, जो आप लोगों को इतना बड़ा प्रॉब्लम लगता है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो इसी तरीके से हम लोग क्लास चलाने वाले हैं, और उसमें मैं आपको बताता भी रहूँगा कौन से नोट्स कहाँ रखने हैं, ताकि आपको रिवीजन में भी आसानी हो और आपके कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही चैनल से हो जाए, ताकि आपको जगह जगह चैनल पे जाके या किसी और कोर्स को जाके खरीदना ना पड़े और आपके पैसे वेस्ट ना हो। यही प्लान है इस कोर्स का, और इसी से हम चलेंगे। आज हमारे पास जो चैप्टर है वो है राइट्स। तो राइट्स रिलेटेड, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो भी हमारे पास चैप्टर्स हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी से, हम उसके बेसिक्स पढ़ेंगे। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, जिसमें आपको लगता है कि सर ये कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो घुमा के नहीं पूछा हुआ, एनसीईआरटी से डायरेक्टली लाइन उठा के पूछा हुआ है। और हमने क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, हमें लगता है कि लक्ष्मीकांत है तो सही, तो वो पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू इंजॉय द जर्नी, ठीक है। जो एनसीईआरटी आपको एक जर्नी देती है ना, वो इन्जॉय करना ज़रूरी है। डेस्टिनी आपकी लक्ष्मीकांत है, लेकिन ये जर्नी जो है ये आपको इन्जॉय करके अच्छे से साथ में चलना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। पहले हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। इसको एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। 1982 में जब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था एशियन गेम्स के लिए, तो गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को एंगेज किया। इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने एम्प्लॉय किए एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से उठाया उनको कि वो फ्लाईओवर्स और स्टेडियम्स बना सकें। इन लोगों को बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशंस में रखा गया एंड वर पेड लेस देन द मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए थे वेजेस, उससे भी बहुत कम वेजेस में इन लोगों को रखा गया, ठीक है। अ टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट्स, उन्होंने स्टडी किया कि जो पुअर कंडीशन है, इसको देखा, स्टडी किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल कर दी। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो ये लोगों को आप कर रहे हो कि मिनिमम वेजेस से नीचे इनको दे रहे हो, तो ये क्या हो गया, बेगार या फोर्स लेबर। क्या आप फ्री में किसी को काम करने के लिए बोल रहे हो, या फिर आप उनको ज़बरदस्ती काम कराने के लिए बोल रहे हो, जो क्या होगा, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया इस प्ली को और गवर्नमेंट को बोला कि थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो हैं उनको अपने जो प्रिस्क्राइब्ड वेजेस हैं वही मिले, ठीक है। उसके बाद क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, मचा लालुंग 23 ईयर्स के थे जब उनको अरेस्ट किया गया। रेसिडेंट ऑफ छुबुरी विलेज ऑफ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम,
मचाल वॉज चार्ज ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज. कैसे? ही वॉज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल एंड वॉज सेंट एज अंडर ट्रायल टू लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट. ठीक है, ये इनका ट्रायल चल रहा था और वहाँ पे ही वॉज नॉट स्टेबल टू स्टैंड द ट्रायल, कि वहाँ पे खड़े होके ट्रायल में अपने प्रेजेंट भी हो सके, उनकी इतनी ख़राब कंडीशन थी. मचाल को सक्सेसफुली ट्रीट किया डॉक्टर्स ने. ठीक है, एंड डॉक्टर्स रोट ट्वाइस टू द जेल अथॉरिटीज़ 1967 एंड 1996 कि अब वो फिट है ट्रायल में स्टैंड करने के लिए. लेकिन किसी ने इस पे अटेंशन पे नहीं की और मचाल लालुंग जो हैं वो जुडिशियल कस्टडी में ही रहे और उनका केस आगे नहीं बढ़ा. मचाल लालुंग जो हैं वो रिलीज हुए जुलाई 2005 में. अब वो 77 ईयर्स के थे. ठीक है, तो क्या हुआ कि उनके 54 ईयर्स जो हैं लाइफ के वो खत्म हो गए. 54 ईयर्स अंडर कस्टडी रहे, इनके जिस दौरान उनका केस ऊपर नहीं आया, कभी भी हियरिंग नहीं हो पाई और उनको आगे उनको रिहाई नहीं मिल सकी. ठीक है, ही वॉज फ्रीड व्हेन अ टीम अपॉइंटेड बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ठीक है, वो जो अंडर ट्रायल्स की जो स्टेटस है कोर्ट के, वो जेल के अंदर, तो उनको स्टडी करते हैं और जब उनके सामने एक केस आया तो उन्होंने एक टीम बनाई इस केस को लड़ने के लिए. अब ये दो चीज़ें हैं, इसको नोटिस कीजिए. एक पहली चीज़ हो रही है कि ये जो यहाँ पे सोशल साइंटिस्ट थे वो देखते हैं कि कहीं पे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रहे हैं. आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, इंपॉर्टेंट राइट्स हैं आपकी लाइफ में ताकि आप अच्छे तरीके से जी सकें, वो ख़राब हो रहे थे, तो उसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट चले गए. इसमें दिखा रहा है कि मचाल लालुंग वॉज अ पर्सन, जब वो 23 ईयर्स के थे तब उनको अरेस्ट किया गया किसी केस के अंदर. ठीक है, और उसके बाद फिर वो केस 54 ईयर्स तक खिंचा और उसके बाद उनको रिहाई मिली 2005 में. तो 54 ईयर्स उनकी लाइफ के एकदम छुमंतर हो गए. मचाल्स एंटायर लाइफ वॉज वेस्टेड क्योंकि एक प्रॉपर ट्रायल उनके खिलाफ नहीं हो पाया. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है. आर्टिकल 21 यू नो. दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन मस्ट ऑल्सो हैव द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल. मतलब अब यूपीएससी एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल आपके कौन से आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, तो आता है आर्टिकल 21 के अंदर, कि आपका सही तरीके से, फेयर तरीके से और जल्दी से जल्दी ट्रायल हो सके, ये आपको मिलता है. तो अगर आपका ट्रायल टाइम से नहीं हो रहा तो आर्टिकल 21 की एब्रिजमेंट को आप, मतलब जो उनका हो सकता है कि आर्टिकल 21 आपका जो है छीना जा रहा है आपसे, तो उस केस में आप प्ले फाइल कर सकते हो किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास. Machal's case shows what happens when rights granted by the Constitution. ये केस हमें ये दिखाता है कि जो राइट्स जब ग्रांट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और फिर वो प्रैक्टिस में फिर नहीं होते अवेलेबल. इन द केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑल्सो देयर वॉज वायलेशन ऑफ राइट्स. फर्स्ट केस में भी वायलेशन ऑफ राइट्स हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन वो चैलेंज किया गया कोर्ट में और इसका रिजल्ट क्या आया कि वर्कर्स अब वो ले रहे थे वेजेस में जो उनके राइटफुल वेजेस थे. द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंश्योर्ड जस्टिस टू दीज वर्कर्स. इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ राइट्स दे देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है कि कोई उन राइट्स को आपके ऊपर करार कर सके और आप उन राइट्स को एंजॉय कर सकें. तो इसका मतलब जब भी आपके राइट्स जो हैं उनको आपसे छीना जाएगा, तब आपके पास एक कोई बॉडी, एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप उनको जाके बोल सको सर ये हमारे राइट्स छीन रहे हैं, और वो फिर जो मैकेनिज्म है, वो जो अथॉरिटी है, वो आपके उन राइट्स को आपके ऊपर सही तरीके से करार करा सके. यही है फंडामेंटल राइट्स. कुछ राइट्स लिखे हैं और उन राइट्स को आपके ऊपर एप्लीकेबल कराने का तरीका भी लिखा हुआ है. अब देखते हैं बिल ऑफ राइट्स. Both the examples show the importance of having rights and of actual implementation of these rights. हमें ये भी बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है इन राइट्स का और उनकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है. एक डेमोक्रेसी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास कुछ राइट्स हैं और गवर्नमेंट इन राइट्स को हमेशा रिकॉग्नाइज करेगी. एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है. Therefore, it is often a practice in most democratic countries. इसलिए प्रैक्टिस है जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, मोस्टली उनमें क्या होता है कि जो राइट्स हैं सिटीजन्स के वो लिखे जाएं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, कि बाद में कोई इशू ना हो.
इसी लिस्ट ऑफ राइट्स जो मेंशन होते हैं इसमें और जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है इसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स. अ बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स. तो फिर ये जो बिल ऑफ राइट्स हैं ये गवर्नमेंट को रोकेंगे इन राइट्स के खिलाफ जाने के लिए जो इंडिविजुअल्स के लिए बनाए गए हैं, और एक रेमेडी भी इंश्योर करते हैं. रेमेडी मतलब आपको राहत मिले कि अगर आपके वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का तो आप रेमेडी भी ले सकते हैं, कि आपके लिए राहत के लिए भी क्या बना रखा है सुप्रीम कोर्ट. तो इसका मतलब ये है कि अब क्वेश्चन ये आता है, हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ योर राइट्स? प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है? क्वेश्चन ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट. प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स साफ दिया हुआ है क्या करने के लिए? सच अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन इन फंडामेंटल राइट्स की गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है? नहीं. इनकी गारंटी यहां लिखा हुआ है रेमेडी, तो इनकी गारंटी कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन हो गया? आपका सुप्रीम कोर्ट. ये दो क्वेश्चंस निकल के आए इस 11th क्लास की एनसीईआरटी से, मैंने कहीं और से तो नहीं लिए. और ये क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है और आपको लगता है कि पता नहीं कैसे पूछ लिया. फ्रॉम हुम डज अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल? अब कॉन्स्टिट्यूशन किससे प्रोटेक्ट कर रहा है आपके राइट्स को? ठीक है, ये राइट्स जो हैं आपके, ये या तो किसी दूसरी इंसान की वजह से वायलेशन हो सकता है इनका, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो सकता है. इस सिचुएशन में क्या होगा कि इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन तो चाहिए होगी गवर्नमेंट की, कि यार गवर्नमेंट बचा ले. तो इसलिए नेसेसरी बहुत है, गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. अब यहां पे एक और चीज आ गई कि गवर्नमेंट इज बाउंडेड टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स. ठीक है, इसी तरफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं अपने जो फंक्शनिंग कर रहे होते हैं, बेसिकली जब लेजिस्लेचर लॉ बना रहा होगा, एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, और ब्यूरोक्रेसी जो है या जुडिशरी जो है जब अपना काम कर रहे होंगे, तो उस वक्त पे भी वो लोग क्या कर सकते हैं कि वायलेट कर सकते हैं इन राइट्स को. तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके वो राइट्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि कोई भी आपके राइट्स को हार्म ना कर सके. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान क्या हुआ था कि जो लीडर्स थे फ्रीडम मूवमेंट के, उन्होंने रियलाइज किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स कितनी ज़्यादा है, और ब्रिटिश रूलर्स को बोला कि हमारे जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाए. तो पहले मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी, जो साइमन कमीशन के बाद बनी थी. उन्होंने एक बिल ऑफ राइट्स डिमांड की थी इन 1928, ये आपको पता है. इसलिए नेचुरल था ये सभी थिंकर्स के लिए जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाएगा तो देयर वर नो टू ओपिनियंस. कोई भी दो राहें नहीं थी. ठीक है, कि लेना है इन फंडामेंटल राइट्स को, नहीं. तो हमारे पास पूरा हमारा दृढ़ वो था कि हम इस पे करेंगे ही करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस देंगे ही देंगे. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड, जो स्पेशली प्रोटेक्ट किए जाएंगे, स्पेशली प्रोटेक्टेड, एंड उनको बुलाया गया फंडामेंटल राइट्स. द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट दैट दीज राइट्स आर सो इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको सेपरेटली लिस्ट किया है और एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी प्रोटेक्शन के लिए. Fundamental rights are so important that the constitution itself ensures, constitution खुद ensure करता है ये कि जो हैं rights आपके ये गवर्नमेंट से भी वायलेट ना हो. Fundamental rights are different from other rights available to us. While ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution of country. ऑर्डिनरी लीगल राइट, जैसे आज जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो ऑर्डिनरी लीगल राइट है. सीधा क्वेश्चन आ चुका है ये कि व्हाट इज द राइट. ठीक है, व्हाट इज राइट टू प्रॉपर्टी किसके अंडर आता है? वहां लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट. तो वो क्या हुआ? आपका लीगल राइट हुआ. ऑर्डिनरी राइट्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं लेजिस्लेचर की तरफ से बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, जो वो बिल पास होता है उस तरीके से.
लेकिन फंडामेंटल राइट को तभी चेंज किया जा सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ही आप एक फंडामेंटल राइट को कर सकते हो, जो आर्टिकल 368 है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी और उस सब का जो होता है। इसके अलावा नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ मैनर दैट वायलेट्स देम। कोई भी गवर्नमेंट इस तरीके से काम नहीं करेगी कि इसको वायलेट करे। तो हम इस चैप्टर में देखते हैं आगे कि जुडिशरी के पास पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, फ्रॉम एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, उनसे बचाया जा सके, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेटिव एक्शंस, उनको भी डिक्लेयर किया जा सकता है इलीगल बाय द जुडिशरी अगर वो वायलेट करे फंडामेंटल राइट्स को, या फिर उन्हें रिस्ट्रिक्ट करे इन एन अनरीजनेबल मैनर। अब रीजनेबल मैनर, आपको नेशनल इमरजेंसी का कॉज याद आ रहा होगा। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगा सकते हैं, तो अनरीजनेबल मैनर में आप नहीं लगा सकते रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन रीजनेबल मैनर में हैं, वो भी देखेंगे हम। हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स। ये अनलिमिटेड राइट्स भी नहीं है और एब्सोल्यूट भी नहीं कि यही सिर्फ सच्चाई है। तो ना ही ये एब्सोल्यूट है और ना ही अनलिमिटेड है। गवर्नमेंट इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, और हर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके आर्टिकल्स के अंदर दिए हुए हैं, वेल एक्सप्लेन्ड तरीके से आपको बताए हुए हैं, ठीक है। अब एक बार पहले यहां पे चलते हैं। बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनॉग्रेटेड इन December 1996। इसका क्रिएशन और उसके बाद प्रोमलगेशन जो था वो तब आया जब साउथ अफ्रीका अभी भी थ्रेट फेस कर रही थी, किसका? सिविल वॉर का, जब अपार्थाइड गवर्नमेंट का डिसोल्यूशन हो गया था, अपार्थाइड गवर्नमेंट खत्म हो गई थी। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है दैट द बिल ऑफ राइट्स इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी डेमोक्रेसी के लिए। वो डिस्क्रिमिनेशन को बंद करता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक और सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कॉन्शियंस, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ। मतलब इसके अलावा, अगर ये स्टेटमेंट इतनी पावरफुल है कि इसके अलावा अगर कोई होता है तो डिस्क्रिमिनेशन चलेगा, लेकिन इन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट्स देते हैं अपने सिटीजन्स को। एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो होता है वो बनता है इसके लिए, जो इन्फोर्स करता है इन राइट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वो तो और भी चीज़ें लेता है, लेकिन वहाँ पे एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड तक बनाया हुआ है जो इन राइट्स को इन्फोर्स करेंगे, मतलब सही से चल रहे हैं राइट्स और सबको मिल रहे हैं। Some of the rights included in the Constitution of South Africa include right to dignity आपकी, right to privacy, fair labor practices, healthy environment, और environment के लिए, protection of environment के लिए, educated housing, ठीक है, children's rights, basic and higher education, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि right to equality हमारा जो आर्टिकल 14 से शुरू होता है वो क्या है। मान लीजिए दो सिचुएशंस हैं, और ये इमेजिनरी सिचुएशंस है प्लीज, ठीक है, बट सिमिलर थिंग्स डू हैपन, लेकिन ऐसी सिमिलर चीजें होती हैं और हो भी सकती हैं। तो देखना कि इसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेट्स चेक। स्वदेश कुमार है, अपने विलेज पे जा रहे हैं, उनको एक फ्रेंड मिलता है, वो साथ में दे हैव अ कप ऑफ टी एक विलेज रोड साइड होटल पे। शॉपकीपर को पता था कि स्वदेश कुमार, ही न्यू स्वदेश कुमार, उनको पता था कौन है स्वदेश, बट आज द नेम ऑफ हिज फ्रेंड, लेकिन उनके भाई दोस्त का नाम पूछा ताकि उनकी कास्ट के बारे में पता कर सकें। इसके बाद शॉपकीपर ने सर्व की चाय स्वदेश कुमार को इन अ नाइस मग, लेकिन उनके फ्रेंड जो थे उनको एक अर्दन कप, मतलब कुल्हड़ के अंदर वो जो मिट्टी का होता है बर्तन, उसके अंदर दिया गया, बिकॉज ही वॉज अ दलित। तो मुझे बताइए कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं? यस, हो रहा है। नेक्स्ट, एक ऑर्डर सर्व किया जाता है टू 4 न्यूज़ रीडर्स एक टेलीविजन चैनल के, कि वो अब स्क्रीन पे न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, और वो सभी विमेन थी। द रीज़न गिवन, ये रीज़न ये था कि दे आर अबव द एज ऑफ 45। तो एज का भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर का भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वहीं साथ में 2 मेल न्यूज़ रीडर्स सेम एज के आसपास और उससे ज़्यादा, बल्कि उनको न्यूज़ को प्रेजेंट करने का मौका मिला, उनको नहीं रोका गया। तो यहाँ पे एज के नाम पे
और साथ में उस पे नाम पे बेसिकली जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आता है उसके अंदर क्या है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी पहले हम पढ़ते हैं, जिसमें आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, के इक्वली प्रोटेक्ट करेगा लॉ आपको, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किन पे, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ सिर्फ इन पे है, इनके अलावा नहीं है। इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स एटसेट्रा। और वो ये एटसेट्रा आ गया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसाइड करेगा कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में किसी आर्टिकल में ये प्रोहिबिशन है कि नहीं, ठीक है। तो ये 14 हो गया आर्टिकल, ये 15 हो गया, ये 16, 17 और 18। तो हम 15 में देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, और पब्लिक जो वो हैं प्रॉपर्टी, उसको यूज़ करने का इक्वल एक्सेस। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड की जाए एक तरीके से। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, और अबोलिशन ऑफ टाइटल्स जैसे महाराजा और वो सब, वो टाइटल्स जो हैं उन सब के लिए राइट टू इक्वालिटी जो है रोल प्ले करता है अपना। फिर आता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप बोल सकें और अपने आप को जाहिर कर सकें। असेंबल पीसफुली, आपको एक साथ आप इकट्ठे हो रहे हैं, पीसफुली इकट्ठे हो रहे हैं। एसोसिएशंस फॉर्म करना और यूनियंस फॉर्म करना, ठीक है, आपके पास पूरा राइट है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके अंदर लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो बारे में बात करेंगे हम लोग, लेकिन आप फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस, लेकिन आपको मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप कोई भी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम आगे देखेंगे ऑफकोर्स। फिर आता है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कि अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने शो करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग, कि ट्रैवलिंग में इतना टाइम लग रहा है, तो उसको हटा के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस ऑफेंडर को किसके सामने लेके जाना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने। नहीं जाओगे तो कौन सा आर्टिकल वायलेट होगा, आर्टिकल 20। तो कन्विक्शन जब होता है, जब आपके ऊपर एक केस ठोका जाता है, एफआईआर की जाती है, उसके बाद जब पुलिस आपको पकड़ने आती है, उसमें प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड की जाएगी आर्टिकल 20 में। फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला गया था, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि 6 ईयर्स के एज से और 14 ईयर्स के एज के बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन का पूरा वो मिले। और यही फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी डाला गया था कि पेरेंट्स को 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज को एजुकेशन देनी चाहिए। तो आर्टिकल 21A से क्या आया, कंपलसरी एजुकेशन आया फंडामेंटल राइट्स में। और इसी का काउंटर पार्ट DPSP में क्या डाला गया था कि 0 to 6 ईयर्स की जो एज है, वो जो शुरुआत की जो एज है बेसिकली, उसमें बच्चे को सही से केटर किया जाए। अब इसमें आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आती है कि वो सही तरीके से अच्छा रहे, हेल्दी रहे बच्चा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हम देखेंगे आगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22, ठीक है, कि वो आपको अरेस्ट कर लें। और डिटेंशन की बात हमने की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको याद होगा डिटेंशन की बात की थी हमने क्लास में, अपनी पहली क्लास में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आर्टिकल राइट टू फ्रीडम में आते हैं, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। फिर आता है एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो ये आर्टिकल 23 हो गया। 24 क्या है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजर्डस जॉब्स, वो आर्टिकल 24 हो गया आपका। ये आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 25 से 28 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पहले होता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, कि आपकी कॉन्शियंस है, आपकी कॉन्शियंस क्या कहती है कि मुझे कौन से धर्म को मानना है, आपकी सोच कैसी है, आप फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, मतलब अपना फैला सकते हैं रिलीजन, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को, ये आपके पास फ्रीडम है। अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की फ्रीडम आपके पास है,
आई वुड डिसएग्री टू इट, बट ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रीडम टू पे टैक्सेस मतलब मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये इससे आपको क्या इशू है। आप मुझे एक बात, मैं आई वुड लव टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। आपको पता है राम जन्मभूमि का केस चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। क्या यूपीएससी रिलेटेड मतलब यूपीएससी को कोई मतलब आपसे इस बारे में जानना है, नहीं जानना कि कैसी लगी प्राण प्रतिष्ठा, होनी चाहिए थी कि नहीं? उनको उसमें जाने, इंट्रिकिटीज़ में जाना ही नहीं है, इंट्रिकसीज़ में कि कितना वो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी कि नहीं, किसको बुलाना चाहिए था, वो सब, वो उसमें आपको नहीं फंसना है। लेकिन एक मेरे को प्रॉब्लम है जो आई वुड लव टू आस्क फ्रॉम यू गाइज, कि ये फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स यहाँ पे आर्टिकल 26 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। राम जन्मभूमि केस के अंदर क्या हुआ कि कुछ सेक्शन ऑफ द हिंदू कम्युनिटी दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद वहाँ पे एज लॉ के रास्ते से लॉफुली उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर केस लड़ा, ठीक है। और उसके बाद फिर उनको बोला कि हाँ अब ठीक है, आप कि राम जन्मभूमि है तो वहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन साथ में 5 एकर्स की ज़मीन, एक मस्जिद, एक मॉस्क को मिल जाएगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक लॉ बनाया, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वो बोलता है कि जो भी अभी राम जन्मभूमि का केस है, उसके अलावा जो भी चीजें इस एक्ट से पहले जो थी, ठीक है, वो चीजों को बदला नहीं जाएगा। अब इशू क्या चल रहा है, देखो, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी कम्युनिटी, मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम है आपका दिमाग खोलना। अब वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के लिए हो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, और मेरे को सच बोलने में कोई इशू नहीं है। अब मुझे बात बताइए कि क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है कि अगर आज ज्ञानवापी का इशू हो गया, ठीक है, और 2-3 जो वो हैं जगहों का नाम मैं नहीं लूँगा उनका, वो इशू हो गया, तो क्या एक हिंदू कम्युनिटी अपने रिलीजियस अफेयर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डालने भी नहीं जा सकती? मतलब अपने लॉफुली तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं बोल सकती कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये रिपोर्ट्स हैं, ये हैं, तो ये वाली जो जगह हैं वो हमें वापस दी जाए। माई क्वेश्चन इज दिस कि एज अ रीडर ऑफ इंडियन पॉलिटी, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन रीडर, आपको ये छोटी छोटी चीजें समझनी चाहिए। पता नहीं मुझे कि आपने नोटिस की कि नहीं, यही होता है कि यूपीएससी आपसे जो पूछता है आपको वो नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि यूपीएससी इसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ज्ञानवापी केस है, ये है अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर जो 1991 में आया, उसमें हमें रोक दिया गया या हिंदू कम्युनिटी को रोक दिया गया। इज इट नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है किसी तरीके से? अगर हमें अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने हैं तो क्या हम वो भी नहीं कर सकते? लॉफुली कर रहे हैं यार, कौन सा बाहर दंगे कर रहे हैं? माई क्वेश्चन इज दैट, सो प्लीज थिंक अबाउट इट, ठीक है। ये देखो, वन थिंग आई नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि हमने लॉफुली राम जन्मभूमि के लिए डाला, अब उसमें वो हमारे विरुद्ध आता या हमारे मतलब हमारे लिए आता, वो जो जजमेंट होता, दोनों के लिए ठीक था। मुझे किसी में प्रॉब्लम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता नहीं बनना चाहिए वहाँ पे, जैसा है वैसे रहने दो, तो भी मेरे को ठीक था। बनवाने दिया, ठीक है, राम जन्मभूमि प्रोवाइड किया और उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को दोनों तरफ ठीक, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ है। आप लॉफुली सुप्रीम कोर्ट के पास गए एज अ सुप्रीम लॉ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सुप्रीम लॉ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। लॉफुली गए, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो ऑर्डर मिल गए। लेकिन अब जब हमारा आप वहाँ जाना ही रोक रहे हो तो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना वो। अब वो हमारे खिलाफ आए या हमारे मतलब सहमति में आए, वो अलग बात है, लेकिन वो तो मिलना चाहिए ना। लॉफुली तो हम जाके कर सकते हैं वहाँ पे, सो प्लीज थिंक अबाउट इट। दूसरा, फ्रीडम टू पे टैक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, वो भी कर सकते हैं, वो फ्रीडम है आपके आर्टिकल 26 के तहत,
सो 27। उसके बाद 28 बोलता है अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने का और वर्शिप करना किसी सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। सो ये सब चीज़ें भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आती है, विच इज़ आर्टिकल 28। अब नेक्स्ट आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कि अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। इन माइनॉरिटीज को ये प्रोटेक्शन दी है टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज एंड कल्चर, विच इज आर्टिकल 29। देन कम्स आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनको एस्टैब्लिश करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। लेकिन एक और क्वेश्चन मुझे आ रहा है, अब मैं पूछूंगा आप लोगों से, ऑफ कोर्स पूछूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी देयर इज अ प्रॉब्लम, माइनॉरिटीज आर नॉट डिफाइंड, कहीं पे भी। कौन है माइनॉरिटीज? अगर डिफाइंड ही नहीं है माइनॉरिटीज, अगर आप सीधा ये बोल दें कि माइनॉरिटीज को डिफाइन करना है, कैसे करना है कि लार्ज इन नंबर है, तो वो माइनॉरिटी हो गई। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सम प्लेसेस लाइक कश्मीर, ठीक है, एंड सम अदर स्टेट्स ऑल्सो, ठीक है, वहाँ पे या फिर कुछ एरिया है जहाँ पे मान लीजिए दंगे हुए हैं, या मान लीजिए वहाँ पे एक सर्टेन सेक्शन बोलता है कि हमें माइनॉरिटी कंसीडर करो। आप माइनॉरिटी किस बेसिस पे कंसीडर करोगे? एज यू नो बिकॉज यू आर लेस इन नंबर? अगर ऐसा है तो कश्मीर में जो दूसरी कम्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, बिकॉज इज लार्जली अ मुस्लिम पॉपुलेशन, तो अगर वहाँ पे हिंदूज कम हैं, देन दैट मेक्स देम द माइनॉरिटी। लेकिन फिर जब नेशन वाइड देखोगे तब आपको लगता है कि हिंदूज मेजोरिटी के अंदर है। तो जब माइनॉरिटी सही से एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ, तो माइनॉरिटीज को सही से राइट्स भी नहीं मिलते। समवेयर द हिंदूज आर इन मेजोरिटी, समवेयर देयर इन माइनॉरिटी। तो उसको उस रीजनली ही तो फोकस करोगे ना आप। अगर हिंदूज के पास वहाँ पे कश्मीर के अंदर देवर माइनॉरिटीज, तो उनको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के हिसाब से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी। बट यू नो उनके उसके बाद हुआ क्या कि दे वर नॉट अलाउड टू वर्शिप, दे वर नॉट अलाउड टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे वर नॉट अलाउड टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज कल्चर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड की, तो ये माइनॉरिटीज़ को जो डिफाइन नहीं किया, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव डन, एटलीस्ट इन दिस आर्टिकल 29 आर्टिकल 30। दे शुड हैव एक्सप्लेन्ड इट बेटर। किसी स्टेट में ज़्यादा कोई और माइनॉरिटी हो, किसी स्टेट में कोई और माइनॉरिटी होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 जो बोलता है हमारे पास एक राइट है टू मूव द कोर्ट्स, कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट आता है, टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, कि या तो जो कोर्ट है वो डायरेक्शन इशू करे स्टेट को कि यार इनका ये राइट का ध्यान रखो, या ऑर्डर दे कि प्लीज़ इनके राइट का ध्यान रखो, या फिर रिट्स प्रोवाइड करे जैसे हेबियस कॉर्पस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन, ये सब चीज़ें हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो उसके हिसाब से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 हमें प्रोवाइड किया गया कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकें। नेक्स्ट आता है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। ये जो हमने दो ऊपर पढ़े थे, याद है ना, वो चाय वाला इशू और वो विमेन इन न्यूज़ रिपोर्टिंग। इस एक इंस्टेंस में डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट, वो हमने देखा था, उसके फ्रेंड को जो है वो कूलर के कप में दिया था। और दूसरा क्या है, जेंडर पे, विच इज सेक्स, जो मेल और फीमेल है तो उस पर प्रोवाइड किया है। तो आपको क्या लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है जस्टिफाइड है कि नहीं? ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी क्या करता है, ट्राइज टू डू अवे विथ सच, इन चीज़ों से बचने की आज़ादी देता है आपको राइट टू इक्वालिटी। और ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशंस पे ये प्रोवाइड करता है इक्वल एक्सेस, कि आपको पब्लिक प्लेसेस जैसे शॉप्स हो गई, होटल्स हो गई, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स, बेदिंग घाट्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के इन जगहों पे आपको, पब्लिक प्लेसेस में आपको डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन दिस एक्सेस ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ओनली लिखा हुआ है, सिर्फ इन केसेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दूसरे केसेस में नहीं लिखा हुआ, कि अगर इन ग्राउंड्स को आपने एक्सेस करना है जिन जगहों की हमने बात की है, सॉरी इन दिस एक्सेस, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स, ग्राउंड्स ये वाले ग्राउंड्स है कौन से, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ इनके ऊपर।
ये एक और चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो तो उस पर डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं करोगे ऑन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड बेसिस। तो ये राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिक इक्वल एक्सेस इन द पास्ट। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स के रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा था कि बिवेयर ऑफ द डॉग्स इन इंडियंस, या फिर डॉग्स इन इंडियंस नॉट अलाउड। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले देखी हैं, तो इसलिए ये चीज़ से रूबरू कराना है, दिस राइट टू इक्वालिटी से रूबरू कराना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और विदाउट एनी कन्फ्यूजन उन लोगों ने इसको जारी कर दिया और सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके हिसाब से हमें ये ज़रूर करना है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। ये सबसे ज़्यादा क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इनइक्वालिटी, जहाँ पे आप इनइक्वालिटी करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है, क्योंकि वो दलित हैं, अनटचेबल्स हैं। दिस हैज़ बीन अबॉलिश्ड अंडर द राइट ऑफ इक्वालिटी, इस पे ख़त्म किया। सेम राइट जो है वो प्रोवाइड करता है कि स्टेट को शैल कन्फर नो टाइटल ऑन अ पर्सन, स्टेट किसी को भी, किसी भी आदमी को कोई टाइटल नहीं देगा एक्सेप्ट दोज। कौन सी चीज़ों में नहीं होना चाहिए अप्लाई? इन मिलिट्री एंड अकेडमिक फील्ड में अगर आपको मिला है, फील्ड मार्शल हो गया, मेजर हो गया, ये सब हो गया, वो आप लगा सकते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी क्या करता है कि इट स्ट्राइव्स टू मेक इंडिया अ ट्रू डेमोक्रेसी। कैसे? बाय गिविंग अ सेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी एंड स्टेटस अमंग ऑल इट्स सिटीजन्स। तो क्या देता है? सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड डिग्निटी, ठीक है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन। फोर्थ, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन, ठीक है, किसी भी रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज। अगर किसी स्टेट में, किसी सर्विसेज में कोई कम्युनिटी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो अगर जो स्टेट है उस पर रिजर्वेशंस बनाएगा किसी पोस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में प्रोटेक्टेड है। तो आप राइट टू इक्वालिटी की चीज़ पे आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में कि सर हमारा राइट टू इक्वालिटी जो है और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो हमें वो दिया गया है कि राइट ऑफ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वो हमारी वायलेट हो रही है। आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में दिया हुआ है कि रिजर्वेशन अगर सरकार करती है, ठीक है, और ये रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट के लिए है, प्रमोशन के लिए नहीं है, इसलिए प्रमोशन की अपॉइंटमेंट, जो प्रमोशन की रिजर्वेशन है वो बहुत टाइम से रुकी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहाँ पे था? यस, इक्वल अपॉर्चुनिटी। हाँ, अब जैसे हमारी प्रियम्बल के अंदर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इक्वालिटी किस तरीके से डिफाइंड है, क्या दिया हुआ है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सबका स्टेटस इक्वल हो, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि सभी सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें। लेकिन सोसाइटी जहाँ पे इतनी सारी सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होगा वहाँ पे? जब सभी सोशल इनइक्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाई करता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि गवर्नमेंट कुछ स्पेशल स्कीम्स बना सकती हैं एंड मेजर्स बना सकती है ताकि कंडीशंस जो हैं सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, उनको बेटर किया जा सके, जैसे चिल्ड्रन, विमेन, और जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। यू मे हैव हर्ड अबाउट रिजर्वेशंस इन जॉब्स एंड इन एडमिशंस, उसमें रिजर्वेशंस हमने देखी हैं। हमने ये देखा होगा कि ये रिजर्वेशंस जो हैं ये क्यों हैं, अगर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था अभी। इनफैक्ट आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक्सप्लिसिटली, मतलब सीधा सीधा धड़ल्ले से बोलता है कि पॉलिसी, रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी को वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए बन जाती है। अब देखते हैं क्या है। यू हैव रिसीव्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हदी बंधु, जो अपने आपको आइडेंटिफाई कराता है एज अ मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो उड़ीसा के अंदर है। ये जो लोग हैं इस कम्युनिटी से, दे वर रिफ्यूज टू फॉलो अ कस्टम, एक कस्टम को फॉलो करने के लिए इनको रिफ्यूज़ कर दिया गया, जिसमें क्या था कि उनको अपने जो पैर है वो धोने हैं
पैर धोने हैं ग्रूम एंड द गेस्ट ऑफ अपर कास्ट ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनीज। सॉरी क्या हुआ था कि बेसिकली एक कस्टम है जिसमें छोटी कास्ट के वहाँ पे अगर होगा तो वो जो ग्रूम जो होगा, जो पति है, ठीक है, जो लड़का होगा और उसके गेस्ट होंगे अपर कास्ट के, मैरिज के टाइम पे उनके पैर धोने होंगे। तो इन कम्युनिटी के जो लोग थे, ठीक है, दलित कम्युनिटी के, उन्होंने इस कस्टम को फॉलो करने से मना कर दिया। इसके बदले में 4 जो औरतें थी इस कम्युनिटी से उनको मारा गया एंड, ठीक है, और एक को अभद्र अवस्था में बाहर चलाया गया, परेड कराई गई। पोस्ट कार्ड राइटर ये बोलता है कि हमारे जो बच्चे हैं दे आर एडुकेटेड और वो इन कस्टमरी जो जॉब है पैर धोने की और वो सब करने की अपर कास्ट लोगों की, वो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट ओवर्स बच जाते हैं शादी के बाद, ठीक है, वो उठाना, उनको साफ करना और बर्तन साफ करने की ये जो परंपरा है ये हमारे बच्चे नहीं करना चाहते क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हैं और हम ये नहीं करना चाहते बेसिकली। मान लीजिए अगर ये फैक्ट्स ऊपर वाले जो दिए हुए हैं सही है तो हमें डिसाइड ये करना है कि डज दिस केस इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या ये करता है। वॉट वुड यू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू डू इन दिस केस। आपके हिसाब से, अगर आप, यहाँ लिखा हुआ यू आर द जज, तो अगर आप होते ऐसा तो किस तरीके से आप इसको हैंडल करते। मेरे ऐसे राइटिंग वाले जो लोग हैं जो डिस्क्रिप्टिव बैच के अंदर हैं, जिसमें हम IB ACIO टीयर 2 के लिए और CSIR का डिस्क्रिप्टिव पेपर और ऑलमोस्ट सभी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए हम वहाँ पढ़ाते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है, कैसे शुरू करना है, कैसे वो करना है। जो वो लोग हैं वो तो इस पे पूरा का पूरा ऐसे तक लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जो लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, डिस्क्रिप्टिव के लिए कहीं पढ़ा नहीं, उन लोगों के लिए थोड़ा इशू होगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ इसके बारे में सोच के ना कि आप गवर्नमेंट को क्या बोलोगे और क्या ऑर्डर करोगे इस केस में। प्लीज़ यही शुरुआत है जिससे आप अपनी चीज़ें समझना शुरू करते हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट को ऑर्डर करोगे आप इस केस के अंदर अगर आप एक जज हो तो। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दिया हुआ है आर्टिकल 21 में, कोई भी पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, उसको अपनी पर्सनल लिबर्टी से दूर नहीं रहने देना है, किसी को भी दूर नहीं रखना है, वंचित नहीं रखना है अपनी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से और डिग्निटी से जीने के लिए, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर कोई लॉ बनता है जो एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश करता है तो उसके हिसाब से ये एक्सेप्शन है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के हिसाब से का मतलब होता है कि लॉ बनाया गया तो उसके अंदर एक प्रोसीजर लिखा है, तो वो एक एक्सेप्शन यहाँ पे दी हुई है। लेकिन इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करना वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यस द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसके बाद आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ को मानना पड़ेगा और जो प्रोसीजर लिखा हुआ है लॉ के अंदर उसको भी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम, जो 19 से 22 का आता है, बताया था मैंने। इक्वालिटी एंड फ्रीडम या लिबर्टी आर द टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल टू अ डेमोक्रेसी। इक्वालिटी, ठीक है, कि बराबरी से देखा जाए, और फ्रीडम और लिबर्टी एक जो आज़ादी है, जो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक डेमोक्रेसी के लिए। और मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। एक दूसरे के अलग नहीं रह सकते और एक का नहीं सोच सकते आप दूसरे के बिना। तो लिबर्टी मीन्स, लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है, कि हमारी विचार क्या है, सोच क्या है, एक्सप्रेशन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं और हमारे एक्शन क्या है। ये लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिजायर्स और लाइक्स। ऐसा ना हो कि मेरी फ्रीडम की वजह से मेरा मन है कि मैं गाने सुनूं, लेकिन कानों में नहीं, मेरा मन है कि मैं बहुत तेज स्पीकर्स पे बजाऊं, ठीक है। तो तेज गाने बजाना और तेज गाने ना सुनना, ये दोनों फ्रीडम है। मेरे को तेज गाने बजाने हैं, ये फ्रीडम है, और मुझे नहीं सुनने हैं ये तेज गाने, ये भी एक फ्रीडम है। तो ज़रूरी है कि किसी एक की फ्रीडम की एक्सरसाइज के दौरान, कि जब कोई एक अपनी आज़ादी का लुत्फ उठा रहा हो तो उस चक्कर में दूसरे की आज़ादी को प्रॉब्लम ना हो।
वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये नहीं कि आप, इसलिए लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स में, देखा था ना हमने कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ये नहीं है कि आपको फ्रीडम दे दी गई, आप गाने बजा रहे हैं, आप रात भर मतलब लगातार बजाए जा रहे हैं, लोग सो ही नहीं पा रहे हैं, तो आप नॉइज़ कर रहे हैं क्रिएट, तो उसमें क्या होगा। इसलिए एक वो आया हुआ है कि एडवाइजरी है कि 10 बजे के बाद जो है वो उस एक सर्टेन डेसिबल से ऊपर वॉइस को नहीं रखना है। तो इसलिए जो मेजर 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं वो 10 बजे से के बाद बंद कर देते हैं उसको। सो ये इसी चीज़ के ऊपर है कि आपकी, जब आप आज़ादी को प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज़रूर ना हो कि, मतलब ऐसा ना हो जाए कि आप दूसरों की आज़ादी को रोक रहे हो। तो अगर ये परमिट कर दिया जाए तो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द फ्रीडम। अगर ये अलाउ कर दिया जाए कि हाँ आपको जो करना है आप करो, कोई नहीं रोकेगा आपको, तो उससे जो बहुत सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो अपनी फ्रीडम को प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी। इसलिए फ्रीडम आर डिफाइंड इन सच अ मैनर कि एवरी पर्सन विल एंजॉय हर फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स, ठीक है, एंड विदाउट एंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। कि आप अपनी फ्रीडम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे दूसरे की फ्रीडम ना जाए और आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना करते हैं, ठीक है। अब आपका मन कर रहा है जैसे कि मुझे गाड़ी तेज चलानी है, F1 फार्मूला रेस कार आप लेके उतर गए हैं, मतलब स्ट्रीट्स पे, नॉर्मल स्ट्रीट्स के ऊपर, कि मेरे को तो उसी स्पीड से भगानी है जिस स्पीड से वहाँ भागते हैं, मैं तो अपने हिसाब से करूँगा। तो क्या कर रहे हैं आप, ट्रैफिक स्पीड की वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे की, क्योंकि वो इतना बिजी एरिया है, ट्रैफिक होता है वहाँ पे, तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, डेथ हो सकती हैं लोगों की, वो सब। तो आपके फ्रीडम के चक्कर में आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ना क्रिएट कर दे। तो ये दोनों चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी, वो ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सबसे मेजर राइट जो राइट टू फ्रीडम में आता है वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ, ठीक है, ये हमने देखा था। वैसे ही नो वन कैन बी डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी, आप डिनाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि कोई भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिना बताए कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ग्राउंड्स बताना जरूरी है कि क्या रीज़न है आपको अरेस्ट करने का, तो वो बताते भी हैं पुलिस वाले, जब आपको अरेस्ट करने आएंगे तो रीज़न भी बताएंगे। अगर आप अरेस्ट हो गए हैं तो पर्सन के पास राइट है टू डिफेंड, कि वो अपने आप को बचा सके, हिमसेल्फ बाय अ लॉयर, या तो वो अपने आप को डिफेंड कर सके बाय अ लॉयर, या फिर उसके मतलब उसके चॉइस के हिसाब से वो लॉयर कर सकता है जैसे उसको करना है, और अपने आप को डिफेंड कर सकता है। साथ में इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस कि उस आदमी को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाए विद इन 24 आवर्स। तो मजिस्ट्रेट जो पुलिस का पार्ट नहीं है वो डिसाइड करेगा जो ये अरेस्ट है ये जस्टिफाइड है कि नहीं। अगर अरेस्ट जस्टिफाइड होगा तो उसके बाद फिर सुनवाइयां होंगी उसके ऊपर और फिर केस आगे बढ़ेगा। ये राइट सिर्फ कन्फाइंड नहीं है टू अ गारंटी अगेंस्ट टेकिंग अवे ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये जो राइट है ये सिर्फ हमें गारंटी दे रहा है कि एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी के जो राइट्स हैं उनको हम ना छीनें, लेकिन इसकी वाइडर एप्लीकेशन भी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे जजमेंट ने इसका जो स्कोप है, इस राइट का स्कोप बढ़ाने की बहुत कोशिश की है, राइट टू लाइफ की। ये तो एक ऐसा, मतलब आपके जितने भी मेजर जो राइट्स आते हैं, मतलब देखो अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो हमेशा वायलेशन किसी भी चीज़ में क्या लिखोगे आप, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21। ये तीनों का ट्रिपलेट बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो ये तो करोगे आप। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ पे हो रही है तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कितने सारे केसेस में है, जो भी नए जजमेंट आते हैं आप उसमें देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट में वो जो प्रिवेसी है जैसे या बहुत सारी चीज़ें हैं उसको कहाँ डालेगा, या तो आर्टिकल 19 के अंदर डालेगा या आर्टिकल 21 के अंदर। ये दो मेजर आर्टिकल्स हैं, लेकिन आर्टिकल 21 का बहुत ही बड़ा स्कोप है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है अपनी जजमेंट्स में कि दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, के साथ जीना, एंड फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ये भी जो राइट है ये भी राइट टू लाइफ के अंदर आता है। कोर्ट ने बोला है कि राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड ये भी इंक्लूडेड है किसके अंदर, राइट टू लाइफ, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है, नो पर्सन कैन लिव लाइफ विदाउट मीन्स ऑफ लिविंग। अगर जीने के साधन ना हो उसके पास तो उसका जीना व्यर्थ है।
तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी किसके अंदर आएगा, आर्टिकल 21, विच इज़ राइट टू लाइफ। तो इसीलिए बहुत बड़ी एप्लीकेशन है इस लाइफ की। फिर आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन विच इज़ आर्टिकल 22। ऑर्डिनरीली जो होता है, क्या होता है, एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है जब वो रिपोर्टेडली उसने कोई जो क्राइम है वो कमिट कर दिया हो, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये जो आदमी है या औरत है ये किसी अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर एंगेज हो सकती हैं या हैं, और उसको इम्प्रिजन मतलब उसको इम्प्रिजन कर लिया जाएगा, उसको जेल में डालना ज़रूरी है कुछ वक्त के लिए, ठीक है। और उस वक्त पे आपको ये ऊपर वाला जो प्रोसीजर देखा था हमने आर्टिकल 20 वाला, वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आप क्राइम को प्रिवेंट कर रहे हैं होने से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि एक पर्सन जो है वो थ्रेट हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ठीक है, या फिर पीस एंड सिक्योरिटी, नेशन की पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, तो वो उसको डिटेन कर सकती है या फिर अरेस्ट बोल सकते हैं, उस आदमी को अरेस्ट या डिटेन कर सकती है। ये ओनली फॉर 3 मंथ्स हो सकता है। 3 मंथ्स के बाद सच अ केस इज ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू। 3 महीने के बाद फिर ये चीज़ जो होगी बेसिकली वो एडवाइजरी बोर्ड के सामने आ जाएगी फॉर रिव्यू। देखने को तो ये लगता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है एक इफेक्टिव टूल है इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, ताकि एंटी सोशल एलिमेंट्स या फिर सबवर्सिव्स जो हैं उनके खिलाफ कुछ काम कर सकें। लेकिन ये प्रोविज़न जो है ये बहुत बार मिसयूज़ हुआ है बाय द गवर्नमेंट। बहुत लोगों को लगता है कि ग्रेटर सेफगार्ड्स होने चाहिए इस लॉ में, so that it may not be misused against people for reasons other than that which are really justified। तो जो रीजंस जस्टिफाइड रीजंस हैं उसके हिसाब से आप रख लो, लेकिन ये ना हो कि आपकी सिर्फ आपको रिवेंज लेना हो किसी से, या आप उसके मतलब उससे बदला लेना चाहते हैं, उस चक्कर में आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन कर ली, सो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। In fact, there is a clear tension between right to life and personal liberty and the provision for preventive detention। एक तरफ को आर्टिकल 21 में हम बोलते हैं कि राइट टू लाइफ है, ठीक है, और साथ में हम प्रिवेंटिव डिटेंशन भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 21 और 22 दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं और कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं। और फ्रीडम्स कौन से हैं? यू कैन सी दैट अंडर द राइट टू फ्रीडम देर आर सम अदर राइट्स एज वेल। कुछ और भी राइट्स हैं राइट टू फ्रीडम के अंडर। अब ये राइट्स जो हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये आपको पता है। ईच ऑफ दीज इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है इन चीज़ों पे, ये नहीं कि एब्सोल्यूट है आप अपने हिसाब से जो मनाए करो। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? पब्लिक ऑर्डर, क्या पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखते हुए आपको एक काम करना है, पीस बरकरार रहे, एंड मोरालिटी का भी ध्यान रखना है कि आप जो भी कर रहे हो मॉरली राइट हो वो। फ्रीडम टू असेंबल, इस पे भी एक्सरसाइज पीसफुली करना है आपको और विदाउट आर्म्स करना है, इस पे भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। गवर्नमेंट और भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं कुछ एरियाज के अंदर के असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्संस एज अनलॉफुल। मान लीजिए एक ऐसा क्राइसिस का माहौल चल रहा है, कोई रायट हुआ है, उस दौरान भी गवर्नमेंट जो है, आप सुना होगा ना कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे असेंबली बंद कर दी है, मतलब वहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो वहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 5 या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होंगे वो बेसिकली वहाँ पे उनका असेंबली करना, मतलब असेंबल होना विल बी अनलॉफुल। तो ऐसे भी कर सकती है सरकार। तो कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हो सकती हैं। कुछ पावर्स जो हैं उनको ईजिली मिसयूज़ किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ठीक है। जैसे जो जेन्युइन प्रोटेस्ट होगा अगेंस्ट एन एक्ट या फिर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट के, जब लोग करेंगे, जब ये प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो भी डिनाई करा जा सकता है परमिशन, ये बोल के कि पब्लिक ऑर्डर या फिर पीस जो है वो हार्म हो सकती है। हाउएवर इफ द पीपल आर अवेयर एंड विजिलेंट इन रिगार्ड टू द राइट्स, लेकिन अगर लोगों को पता हो और लोग सतर्क हो अपने राइट्स को लेकर एंड चूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सच मिसयूज बिकम्स रेयर। तो अगर उनको पता होगा अपने राइट्स के बारे में, तो ये जो मिसयूज हैं, जो ऐसे मिसयूज हैं, वो रेयर हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी क्या हुआ है कि सम मेंबर्स हैड एक्सप्रेस्ड देयर डिससैटिस्फैक्शन अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पर भी आप ऐसे कर सकते हो कि अब पब्लिक ऑर्डर और पीस में आप क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दोगे।
मतलब उसमें तो वही हो गया कि जो सही नीयत से बनाया हुआ कोई प्रोटेस्ट है वो भी सेम हो गया, या गलत नीयत से बनाए हुए प्रोटेस्ट जैसे फार्म प्रोटेस्ट थे, ठीक है, वो भी हैं, ठीक है, बेसिकली। तो उनके साथ भी इशू है। अब पता ही नहीं चलता कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी और जो पीस है उसको कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, आई नो के बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो बोलेंगे सर फार्म प्रोटेस्टर्स जो हैं वो जेन्युइनली प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। आप में अगर थोड़ा सा नॉलेज है इस चीज़ की तो प्लीज़ मुझे एक सिंगल रीज़न, एक सिंगल, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, एक सिंगल रीज़न लिख दो वाई फार्म प्रोटेस्ट वाज राइट। आई चैलेंज यू, ठीक है, कोई लेजिट रीज़न लिखना। और 3 लॉज को प्लीज़ पहले पढ़ लीजिएगा, उससे पहले आप ये चीज़ें लिखो कि उसमें था क्या। और वो चीज़ें जो थी, अब फार्म राइट जो थी वो पिछली गवर्नमेंट्स के मैनिफेस्टो में था। जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो नंबर 7 के अंदर ये पूरे, ये मतलब वर्बटिम, वर्ड बाय वर्ड लिखे हुए थे ये। लेकिन जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हुआ होता तो आज हमारी जो ये हम एवरेज $2,2500 के जीडीपी पर कैपिटा पे चल रहे हैं वो, और जैसे हम बोलते हैं कि हम यूके से आगे चले गए, मान लीजिए एज अ जीडीपी लेवल पे हम लोग चले गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफस्टाइल के लिए जीडीपी पर कैपिटा, के हर इंसान के हक में कितनी जीडीपी आती है, ठीक है। तो वो यूके की है $48,000 $50,000 पर कैपिटा, और हमारे यहाँ पे $2,2500 पर कैपिटा। फ़र्क देखिए, अगर ये एग्रीकल्चरल लॉज जो 44% लोगों को रखता है अपने एम्प्लॉयड इस सेक्टर के अंदर, लेकिन सिर्फ 12 से 14 से 15% जीडीपी का प्रोवाइड करता है, तो ये एक बहुत बड़ा वरी है। और इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि सिंस 70 ईयर्स इतना ज़्यादा वक्त हो गया है कि द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज क्रेविंग फॉर दीज रिफॉर्म्स, वो चाहती थी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट डरपोक है इस मामले में। आई थिंक आई वुड लव टू से दैट, बिकॉज गवर्नमेंट पीछे हट गई उससे। एंड मतलब आई डोंट नो, दिस शोज दैट दिस गवर्नमेंट इज़ वीक इन दिस सेक्टर, कि बहुत वीक है वो, उसको वापस ले लिए लॉज को। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप लॉज को वापस ले लोगे। और ये भी है कि मतलब कितने लाखों का रोज़ का जो है वो इकोनॉमी को फ़र्क पड़ रहा था, 3000 करोड़ के आसपास जो है रोज़ का प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया, 5 मेजर हाईवेज जो थी दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए वो ख़त्म कर दिए, वो सब। तो हाँ, ऑफ कोर्स सरकार के पास ये भी है कि पब्लिक ऑर्डर को उनको ही बचा के रखना है, ये ना हो कि ये और प्रोटेस्ट बढ़ जाए, क्योंकि जो फंडिंग आ रही थी बाहर से वो बहुत ही मैसिव लेवल पे आ रही थी। क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टीज जिनके सीधा लिखा हुआ है उनके मैनिफेस्टो के अंदर, इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर, और जब वही चीज़ बीजेपी गवर्नमेंट करती है देन एवरीथिंग गोज। तो ये जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को 10 से 15 साल के अंदर ही इतना अलग लेवल पे ले जाता ना, इतना अलग मैसिव लेवल पे, वो उसका सोच भी नहीं सकते हम। $2,2500 पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से वो आज, मतलब अगर हम कर लेते 2020 में वो फार्म लॉज इनैक्ट, तो अगले 5-10 सालों के अंदर ही इट माइट हैव गॉन टू $12,000 पर कैपिटा, $15,000 पर कैपिटा, वो उस लेवल पे जा सकती थी। लेकिन हुआ क्या? बिकॉज ऑफ द रॉन्ग प्रोटेस्ट, बिकॉज ऑफ द फंडिंग फ्रॉम द डिफरेंट गवर्नमेंट, जैसे यूएस के अंदर उसकी तरफ से हैं, CIA कर रही है, साथ में ISI कर रही है, इतनी इतनी मैसिव लेवल पे फंडिंग आई है। मेजर एक्टर्स को फंडिंग आई थी जो वहाँ पे थे, साथ में जॉर्ज सोरोस वॉज टेकिंग वेरी गुड इंटरेस्ट इन दीज प्रोटेस्ट। तो वो पता नहीं, आई फील सो बैड अबाउट इट। इतना अच्छा लॉ था, सब कुछ इतना अच्छा था, एंड इट डिड नॉट वर्क आउट। तो इसलिए प्रोटेस्ट कौन सा सही है कौन सा गलत है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी कुछ बोला था सोमनाथ लाहिरी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दौरान। क्या बोला था? आई फील दैट मेनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि जो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको फ्रेम किया गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पुलिस कांस्टेबल। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बहुत ही कम राइट्स हैं, दे हैव बीन कंसीडर्ड एंड आर ऑलमोस्ट इनवेरेबली फॉलोड बाय अ प्रोविजो। इसका मतलब ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल इज फॉलोड बाय अ प्रोविजो विच टेक्स अवे द राइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली। मतलब हर आर्टिकल के बाद आपने कंडीशन लिखी है जिससे पूरा राइट ही आपने छीन लिया उनसे।
सो व्हाट शुड बी आर कंसेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या होना चाहिए हमारे अंदर वो कंसेप्शन फंडामेंटल राइट्स का? वी वांट टू इनकॉर्पोरेट एवरी वन ऑफ दोज राइट्स विच आर पीपल वांट टू गेट। तो इन्होंने भी ये बात जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, लेकिन आप पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी इसको कैसे रीजनेबल, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप, या इसको कैसे अनजस्टिफाई करोगे? ये एक बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ एक्यूज्ड। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट पर्सन्स विच आर एक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, उनको भी एक सफिशिएंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, वी ऑफ्टन टेंड टू बिलीव दैट एनीवन हु इज चार्ज विद सम ऑफेंसेस गिल्टी। हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी पे कोई चार्ज लग गया तो वो गिल्टी है ही नहीं। लॉ बोलता है कि अ पर्सन हैज टू बी कंसिडर्ड मतलब उसको इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक गिल्टी प्रूव ना हो जाए वो, तब तक वो इनोसेंट ही है। However, no one is guilty unless the court has found that the person guilty of an offense. अगर कोर्ट ने जब तक उसको ये नहीं बताया कि वो गिल्टी है एक ऑफेंस का, तब तक उसको गिल्टी माना नहीं जाएगा। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम शुड गेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी। ये भी ज़रूरी है कि जो पर्सन जिस पे क्राइम का जिस पे ये इल्ज़ाम लगे हैं, उनको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को डिफेंड करने की। To ensure a fair trial in courts, Constitution has provided 3 rights दिए Constitution में इस चीज़ के अंदर। क्या? No person would be punished for the same offense more than once। तो सेम ऑफेंस के लिए, जैसे मान लीजिए आपने आज मर्डर कर दिया और आपका I'm just kidding, I know कि you guys will not do that, but still मतलब आपने वो क्राइम कर दिया आज, आपको उसके लिए सज़ा मिल गई है, थोड़े दिनों बाद सरकार बोलती है या जज कोर्ट बोलता है कि हम तो फिर से सज़ा देंगे उसको, तो वो नहीं हो सकता। कोई भी जो लॉ है शुड नॉट डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। ये ना हो कि जैसे आपने कोई क्राइम किया था, ठीक है, तो आप बैक डेट पे जाके किसी एक्शन को इलीगल नहीं बोल सकते वो। ठीक है, तो कोई भी लॉ है वो किसी भी एक्शन को इलीगल नहीं बोल सकता। जैसे मान लीजिए आज मैं बाहर कूड़ा फेंक रहा हूँ, ठीक है, अब कल को लॉ आता है कि कूड़ा फेंकने के ऊपर 1000 रुपये जुर्माना है। अब मेरे पास सरकार ये नहीं बोल सकती कि आपने इस लॉ से 1 महीना पहले हमने CCTV में देखा कि आप कूड़ा फेंक रहे थे तो 2000 रुपये, तो ऐसा नहीं होगा। तो बैक डेट पे जाकर बेसिकली आप किस चीज़ को इलीगल नहीं कर सकते, आज से कर सकते हैं इलीगल। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। किसी को भी आप ये नहीं बोलोगे कि भैया अपने आप पे जो केस किया है हमने, अब आप हमें एविडेंस ला के दो। ठीक है, तो वो ज़रूरी है हमें जानना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें आर्टिकल 23 एंड 24 आता है। हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं और मतलब दूर हैं इन रोटी कपड़ा मकान से भी, तो उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है या होता भी है जो उनके आसपास वाले लोग हैं उनकी तरफ से। ठीक है, इसी एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन है जो कंट्री में हमारे यहाँ थी, बेगार या फोर्स लेबर, कि बिना पेमेंट के आप किसी लेबर को रख लेते हैं। ये मैंने बताया था आपको बेगार का। अनदर क्लोजली रिलेटेड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब इंसानों को बेचना और ख़रीदना, उनके ऑर्गन्स की वजह से भी हो सकता है और बहुत सारे फेवर्स की वजह से हो सकता है, और उनको स्लेव्स की तरीके से यूज़ करना। बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड। अंदर इन दोनों चीज़ों को प्रोहिबिट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फोर्स लेबर, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स और जो अच्छे लेवल के जो लोग थे, बेसिकली अमीर लोग थे, वो करते थे ये काम। सम फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर स्टिल कंटिन्यूज इन द कंट्री। कुछ तो आज भी चल रहा है। ब्रिक किल्न वर्क है, जो ईंट की भट्टियाँ होती हैं, वहाँ पे ऐसे काम चलते हैं आज भी। इट हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम एंड इट इज़ पनिशेबल। ठीक है, लेकिन ये आज क्या है, इसको क्राइम बुला दिया गया है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर ये एक मतलब बेसिकली इसको हटा दिया गया और पनिशेबल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि कोई भी चिल्ड्रन एम्प्लॉय नहीं होगा अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब्स, जैसे फैक्ट्रीज और माइंस, उसके अंदर उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा जो 14 साल से नीचे के बच्चे होंगे इन डेंजरस जॉब्स।
like factories and mines, will child labor being made illegal and right to education becoming a fundamental right for children, ये जो right against exploitation has become more meaningful. कि आपने पहले बोला कि 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको डेंजरस जॉब्स में नहीं डालोगे, दूसरा बोला कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एडुकेशन दोगे, तो क्या हुआ, आपने उस काम से निकाल के उनको एडुकेशन के अंदर डाल दिया। तो इसलिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है बड़ा मीनिंगफुल बन गया, फिर ये बहुत सही किया ये। देन कम्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की देखा माना जाए तो एवरीवन एंजॉयज द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। आप अपने रिलीजन हिसाब से कर सकते हैं। ये फ्रीडम को कंसिडर किया गया है एज अ हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी, खासकर हमारी कंट्री के लिए, बिकॉज देर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स अवेलेबल। हिस्टोरिकली बहुत सारे रूलर्स थे और एम्परर्स थे डिफरेंट पार्ट्स वर्ल्ड में who did not allow residents of their countries to enjoy the right to freedom of religion। था ऐसा कि एक टाइम पे ऐसा होता था कि आप अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आपकी उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बहुत रूलर्स रह चुके हैं और एम्परर्स रह चुके हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, ठीक है। तो पर्सन्स फॉलोइंग अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रूलर वर ईदर परसिक्यूटेड। अगर आप वो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं जो रूलर करता है उसके अलग, उससे अलग किसी और रिलीजन को मान रहे हैं, तो या तो आपको मार दिया जाएगा या आपको ऑफिशियली कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सॉरी फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया जाएगा टू द ऑफिशियल रिलीजन जो रूलर्स के हैं। Therefore, democracy has always incorporated the freedom to follow the religion of one's choice as one of its basic principles। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ के बारे में पता था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेड श्योर कि हम इस चीज़ को ज़रूर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में डालेंगे, ज़रूर रखेंगे हम इसको फंडामेंटल राइट्स में। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। इंडिया के अंदर सबको रिलीजन चूज करने और उसको प्रैक्टिस करने की फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। दिस मीन्स कि एक जो आदमी है वो किसी भी रिलीजन को चूज कर सकता है या किसी भी रिलीजन को ना चूज करने का राइट भी है उसके पास, कि मैं इस रिलीजन को मानता हूं, ये मेरा राइट है, मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एथिज्म को भी, ठीक है, प्रोमोट करता है। इसका मतलब यह है कि अ पर्सन में चूज एनी रिलीजन और में चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स अ फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। आपको प्रोफेस भी पता है क्या होता है, फॉलो भी पता है, प्रोपोगेट भी पता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं इस पे, जैसे गवर्नमेंट इंपोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन के प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम रिलीजन, किसमें, प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ठीक है, कि आप हेल्थ के चक्कर में ये ना हो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं अपने रिलीजन के नाम पे जिसमें हेल्थ पे प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, तो उसमें जो है जो सरकार है वो रोक सकती है। तो जो क्रैकर्स पे बैन होता है बेसिकली वो इसलिए होता है क्योंकि क्रैकर्स दिवाली का मेजर पार्ट नहीं, क्योंकि क्रैकर्स तो आप न्यू ईयर पे भी जलाते हो, आप बहुत जगहों पे जलाते हो क्रैकर्स, तो वो इशू नहीं है कि वो दिवाली का एक इंटीग्रल पार्ट भी नहीं है कि पटाखे फोड़ना दिवाली का एक पार्ट है। दैट इज नॉट, कम ऑन, स्टॉप फूलिंग योरसेल्व्स एंड स्टॉप कॉलिंग के सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है और वो हमारा हक छीन रही है हमारा रिलीजन सेलिब्रेट करने की। यार देखो, पटाखे फोड़ना कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ दिवाली के अंदर, ना ही न्यू ईयर पे लिखा हुआ है, ना ही किसी पे लिखा हुआ है। वो आप रैंडमली कभी भी फोड़ सकते हो, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि यार पागल है पटाखे फोड़ रहा है, फोड़ सकते हो कभी भी, इट्स योर विश, ठीक है। तो हेल्थ के मामले वहाँ कर सकते हो। मोरालिटी में ये से किलिंग्स होती हैं, सैक्रिफाइसेस होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के, ठीक है, रिलीजन में, तो वो भी मोरालिटी के नाम पे सरकार उसको मना कर सकती है कभी भी कि यार ये नहीं चलेगा यहाँ पे, बिकॉज पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना है, मोरालिटी मेंटेन रखनी है, ठीक है। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी fearful ऑफ दैट वायलेंस दैट हैपन्स ड्यूरिंग किलिंग्स ऑफ एनिमल्स। तो उससे ही बचाने के लिए सरकार जो है अपने स्टेप्स ले सकती है, क्योंकि इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शंस जो लिखे हुए हैं इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले आर्टिकल्स के अंदर। इसका मतलब जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इज़ नॉट एन अनलिमिटेड राइट, ये हमने देखा था। गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर कर सकती है रिलीजियस मैटर्स के अंदर, ठीक है, ताकि कुछ सोशल इविल्स जो हैं उनको निकाल सके अंदर से। फॉर एग्जाम्पल पास्ट के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जैसे बैन करने के लिए प्रैक्टिसेस लाइक सती, बाइगेमी और ह्यूमन सैक्रिफाइस, इनको करने के लिए
मना करा है। कुछ ये ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, दे कैन नॉट बी अपोज्ड इन द नेम ऑफ इंटरफेरेंस इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, उसका राइट जो है, उसको इंटरफेयर कर रही है सरकार या सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। लिमिटेशंस ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलवेज प्रोड्यूस टेंशंस। टेंशंस प्रोड्यूस होती है फॉलोअर्स के बीच में, दूसरे रिलीजन्स के बेसिकली, और गवर्नमेंट के बीच में। जब गवर्नमेंट सीक्स टू रिस्ट्रिक्ट सम एक्टिविटीज़, जब गवर्नमेंट कोशिश करती है कुछ एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने का किसी रिलीजन की, तो पीपल जो होते हैं उस रिलीजन के, उनको लगता है कि उनके रिलीजन में इंटरफेरेंस हो रही है, जैसे मैंने अभी बताया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है एक मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन जाता है किसी और रीजन से। कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है द राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास जाना, ठीक है, तो कन्वर्जन भी जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। बट माई क्वेश्चन इज इट अलाउड इन एवरी रिलीजन? मतलब समवेयर कुछ रिलीजन्स अलाउ करते हैं कि हाँ आओ हमें कन्वर्ट कर दो, बट इफ यू विल ट्राई टू कन्वर्ट एक पर्टिकुलर रिलीजन इनटू योर रिलीजन, देन देयर इज एन इशू ब्रदर, फिर वहां पे एक इशू है। तो ये कन्वर्जन का भी जो राइट है, ये मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट फॉलोड करेक्टली। हाउएवर सम पीपल रिसेंट कन्वर्जन्स ऑन द ग्राउंड दैट दे आर बेस्ड ऑन इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट। कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये कन्वर्जन जो है गलत, इनके जो वो हैं किस लिए कर रहे हैं कि बेसिकली आपने देखा होगा कि मतलब जो बिकॉज जो कन्वर्ट हो रहे हैं मेजरली वो कहाँ से हैं, बहुत गरीब बैकग्राउंड से, तो उनके लिए रिलीजन कौन सा फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उनके लिए ज़रूरी है रोटी, कपड़ा और मकान, और अगर उनको खाना दिया जा रहा है, ठीक है, तो उनके लिए वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि फोर्सिबली आपको कन्वर्ट नहीं करना है किसी को। तो इट ओनली गिव्स अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिलीजन एंड डज अट्रैक्ट अदर्स टू इट। तो आपको अपने इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है रिलीजन के बारे में और अट्रैक्ट करना है दूसरों को, आप फोर्सिबली कन्वर्ट नहीं कर सकते। इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। बीइंग अ कंट्री विच इज़ होम टू सेवरल रिलीजन्स, बहुत सारे रिलीजन्स हैं इस कंट्री के अंदर, नेसेसरी था गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट जो है इक्वल ट्रीटमेंट दे सभी रिलीजन्स को। नेगेटिवली क्या है, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में भी लिया जा सकता है कि अगर किसी रिलीजन को ज़रूरत हो गवर्नमेंट के फेवर की, तब भी गवर्नमेंट उसको फेवर नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट फेवर नहीं करेगी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, इसका मतलब ये भी है। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इफ यूल टेक यूएस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ऑल द सेक्युलर्स, एंड आई कॉल देम seculars, they are not seculars, they are seculars, they have a very good philosophy to profess कि the government today is a fascist government, it is a Hindu government and everything, and they mostly are from US or they are being funded from America which is US. अगर आप US में प्रेसिडेंट की सेरेमनी देखोगे ओथ लेने में, तो उसमें क्रिश्चियनिटी का जिक्र होता है। तो ऑफिशियल रिलीजन नाम का नहीं है, लेकिन ओथ लेने पे ऑफिशियल रिलीजन यूज हो रहा है। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है। आई डोंट नो वाई दे कम अप विद ऑल दिस। और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे, आप जैसे जो लोग हैं, वो इस टूल किट का शिकार होते हैं। तो प्लीज़ बी वेयर ऑफ इट, स्टे अवे फ्रॉम दिस टूल किट्स। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़िए, लिखिए, सब कीजिए, इन प्रोपेगेंडा से दूर रहिए। जो प्रोपेगेंडा बोले कि बीजेपी को सपोर्ट करो, उससे भी दूर रहिए। जो बोलता है बीजेपी के खिलाफ रहो, उससे भी दूर रहिए। आप देखिए काम किसने किया है, कैसे किया है, कंट्री की वर्थ क्या है आज, और वो सब उसके बेसिस पे कीजिए। इन नॉनसेंस जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनसे दूर रहिए। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हैं, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि इन चीज़ों से दूर रहिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, एंड बी अ गुड, लर्नेड एंड नॉलेजेबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वी डो नॉट हैव टू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। हमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन से होने की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू बी अ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जज। कोई भी पब्लिक ऑफिशियल पे होने के लिए किसी रिलीजन से होने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये और भी चीज़ देखी है कि अंडर द राइट टू इक्वालिटी
देर इज अ गारंटी दैट गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट, ये भी देखा था हमने वहां पे, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट की तरफ से चल रहे हैं वो किसी एक सर्टेन रिलीजन को प्रीच नहीं करेगा या रिलीजियस एडुकेशन नहीं देगा, और ना ही वो फेवर करेगा एक पर्सन, एक पर्टिकुलर रिलीजन से किसी को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्रोविजंस इज टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, कि सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है, जो डिफरेंट है हमारे यहाँ पे और बाहर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है। ये मैंने आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हम बेसिक फिलोसफी देख रहे थे एनसीईआरटी से पिछली क्लास के अंदर, पिछली से पिछली क्लास 3 में, वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि सेक्युलरिज्म हमारे और यहाँ पे और वहाँ पे क्या डिफरेंस है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, which is also very important. जब भी हम बात करते हैं अपनी इंडियन सोसाइटी की, तो एक इमेज ऑफ डाइवर्सिटी जो है हमारी आंखों के सामने आती है और हमारे माइंड्स में आती है। हमारे यहाँ कोई मोनोलिथिक सोसाइटी तो है नहीं कि एक ही तरीके की सोसाइटी रहती है। यहाँ पे हम एक सोसाइटी है जिसके पास वास्ट डाइवर्सिटी है। ऐसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे सोशल सेक्शंस होंगे जो बहुत स्मॉल नंबर्स में होंगे कंपेयर टू सम अदर ग्रुप्स। इफ़ अ ग्रुप इज़ इन माइनॉरिटी, वी विल इट हैव टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी, तो ज़रूरी है कि उसको मेजॉरिटी जो अवेलेबल है सोसाइटी उसका कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव किया कि डाइवर्सिटी जो है हमारी स्ट्रेंथ है, इसीलिए वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज़ द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू मेंटेन देयर कल्चर, वो अपना कल्चर मेंटेन कर सकती है। ये माइनॉरिटी स्टेटस सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं है रिलीजन पे, वो अपना कल्चर जो पूरा है, जैसा उसका लाइफस्टाइल है, जैसे उसके रिचुअल्स हैं, वो सब वो अपने तरीके से चला सकती है। तो उस तरीके से सोचा गया है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है, सरदार हुकुम सिंह जी ने एक बात बोली है का हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी कास्ट ऑन द मेजॉरिटी। एक मेजॉरिटी जो है हमारी कंट्री के अंदर, उसके ऊपर एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो सिक्योर्ड फील करें। The only safety for the minorities lies in a secular state। तो सेक्युलर स्टेट बनाना इंपॉर्टेंट है, वहीं पे सेफ्टी माइनॉरिटीज़ की रहेगी। इट पेज देम टू बी नेशनलिस्ट्स, इसी तरीके से आप उनको नेशनलिस्ट भी बना सकते हो कि वो एक कंट्री के बारे में सोचें। द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड नॉट बोस्ट ऑफ देयर नेशनल आउटलुक, मेजॉरिटी जो है वो ये ना बोले कि हम ही नेशनलिस्ट हैं और हमारा ही आउटलुक जो है नेशनल है। दे शुड ट्राई टू प्लेस देमसेल्व्स इन द पोजिशन ऑफ माइनॉरिटीज़, और हमें अपने मतलब उनके नज़रिए से सोचना चाहिए कि कैसा लगता है माइनॉरिटीज़ होकर, और अप्रिशिएट करना चाहिए उनके जो डर हैं उनको भी। ऑल डिमांड्स फॉर सेफ गार्ड्स, जो भी डिमांड है सेफ गार्ड्स के लिए माइनॉरिटी के लिए, आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दोज फियर्स, वो उन डर से निकल के आती हैं जो माइनॉरिटीज़ के दिमाग में हैं, ठीक है। बेशक उनकी लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, या फिर उनके सर्विसेज हो, इन सब के। तो ये लिखा हुआ है सरदार हुकुम सिंह जी ने, और इसी बेसिस पे हम लोगों ने राइट टू ये दिया हुआ है हमें, माइनॉरिटीज़ के लिए कल्चरल राइट्स दिए हुए हैं। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़ जो हैं, लैंग्वेज के नाम पे माइनॉरिटीज़ एंड कल्चर के नाम पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इस प्रोविज़न में। माइनॉरिटीज़ वो ग्रुप्स हैं जिनकी एक कॉमन लैंग्वेज होती है या रिलीजन होता है, ठीक है, एंड इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री और इन द कंट्री एज अ होल वो आउटनंबर्ड हैं बाय सम अदर सोशल सेक्शन। कहीं पे कोई मेजॉरिटी है तो कहीं पे कोई माइनॉरिटी है किसी पार्ट में। इन कम्युनिटीज़ का एक कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट है खुद की, एंड हैव द राइट टू कंजर्व, वो कंजर्व कर सकते हैं इनको और डेवलप कर सकते हैं। सब माइनॉरिटीज़, रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक, वो अपने खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकती है, आर्टिकल 30 में हमने देखा। ये करते हुए वो अपना प्रिजर्व कर सकती है कल्चर और डेवलप कर सकती है। गवर्नमेंट विल नॉट, जब उनको एड दे रही होगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो उस पर गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, ऑन द बेसिस दैट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ऐसा नहीं है जब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एड ग्रांट कर रहे होंगे तो उसमें आप ये देखें कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से है या किसी एक अलग कम्युनिटी से है, तो जब आप ये भी कर रहे होंगे, ग्रांट कर रहे होंगे एड भी, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो ये भी आर्टिकल 30 के अंदर प्रोवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हमने देखा कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। So one would agree that our constitution contains a very impressive list of fundamental rights, ये हमने देखा। But merely writing, लेकिन सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा।
इट इज़ नॉट इनफ। एक तरीका होना चाहिए जहाँ पे बेसिकली ये प्रैक्टिस में भी आ सकें राइट्स जो हमारे हैं, और ऐसा कोई अटैक भी होता है हमारे राइट्स पे तो उनको डिफेंड किया जा सके। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हैं वो एक तरीका है जिससे इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कंसिडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इनको क्या बुलाया गया है, एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने, फिर हमें लगता है पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसलिए है बिकॉज जो ये राइट हैं आर्टिकल 32 ये सिटीजन को राइट देता है टू अप्रोच हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्टोर कराया जा सके जब उनका वायलेशन हो। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं और डायरेक्टिव्स दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि इन राइट्स को इन्फोर्स किया जाए। गवर्नमेंट कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स। रिट्स के थ्रू स्पेशल ऑर्डर्स दिए जाते हैं। पहली आती है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब यह है कि कोर्ट ऑर्डर करता है किसी अरेस्टेड आदमी को कि उसके सामने लाया जाए। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन। अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो हेबियस कॉर्पस के तहत सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है या फिर कोई भी कोर्ट जिसके पास आप जाते हैं वो बोल सकता है कि उस अरेस्टेड पर्सन को मेरे सामने लाया जाए, या उसको फ्री भी कर सकते हैं उस अरेस्टेड आदमी को, इफ़ द मैनर और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। अगर कोर्ट को लगता है कि जिस ग्राउंड्स पे आपने उसको अरेस्ट किया है, जिस वजह से अरेस्ट किया है वो लॉफुल नहीं है या फिर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कम्स मैंडमस। इसमें होता है कि ये तब की जाती है जब एक कोर्ट को लगता है कि एक पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर जो है वो अपना लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है और इज इनफ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, और एक इंडिविजुअल के राइट को वायलेट कर रहा है। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर को जब वो अपनी लीगल ड्यूटी ना कर रहा हो तब मैंडमस देता है कोर्ट, ये रिट इशू करता है। प्रोहिबिशन में क्या होता है, ये एक हायर कोर्ट जो है, या तो हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये इशू वो करता है जब एक लोअर कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया हैज कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। जब एक कोर्ट कोई अपनी जुरिस्डिक्शन के भी परे कोई केस को देखने लग जाता है तब प्रोहिबिशन अप्लाई करता है, तब प्रोहिबिशन रिट इशू की जाती है। क्वो वारंटो तब होता है जब कोर्ट को लगता है कि एक जो पर्सन जिसने एक ऑफिस होल्ड किया हुआ है वो उस ऑफिस के लिए है ही नहीं, इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। तो ये रिशू कौन सी रिट इशू करता है, वो करता है रिट ऑफ क्वो वारंटो, एंड रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो पर्सन जो है एक ऑफिस होल्डर है जो उसको उस ऑफिस के लिए एक्ट करने के लिए रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट कम सर्शियरी। अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी, या तो एक लोअर कोर्ट को या दूसरी अथॉरिटी को किसी को, कि एक मैटर जो उसके पास पेंडिंग है उसको एक हायर अथॉरिटी या हायर कोर्ट के पास भेजा जाए, वो होती है सर्शियरी। ठीक है। ये है 5 रिट्स जो अप्लाई की जाती है या इशू की जाती है इन आर्टिकल 32। अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी मैनी अदर मैकेनिज्म्स हैव बीन क्रिएटेड इन लेटर ईयर्स ताकि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हो सके। जैसे आपने सुना होगा नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन ऑफ एससीज, एसटीज, ओबीसीज। तो ये और भी मैकेनिज्म्स क्रिएट किए गए हैं हमने जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं कम्युनिटीज़ के वो वायलेट ना हो। ये इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं राइट्स ऑफ विमेन, माइनॉरिटीज़ या दलित्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी एस्टैब्लिश की गई थी। ठीक है। और इसको भी बनाया गया था बाय लॉ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल एंड अदर काइंड्स ऑफ राइट्स। ठीक है। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में डिटेल दी हुई है, इसको हम आगे देखेंगे, तो अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस पर, क्योंकि इससे कोई फिलोसफिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है, इससे फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। इसको फैक्ट में हम आगे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जब देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जब देखेंगे तब इसको कवर करेंगे हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स में हमने ये तो देख लिया कि क्या मेरे राइट्स हैं, क्या आपके राइट्स हैं, वो सब हैं। ठीक है। ये तो हो गए राइट्स कि ये हमारी राइट्स हैं जो हमें मिलने चाहिए और सरकार ध्यान रखेगी कि इन राइट्स को वायलेट ना करे। फिर आता है एक तरीका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट जब लॉ बना रही होगी तो उसके पास कुछ डायरेक्शंस हैं जिसको उसे फॉलो करना है।
ठीक है। ऑफ कोर्स ये एनफोर्सिएबल नहीं है, ये नहीं है कि अगर किसी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे सरकार ने लॉ नहीं बनाया या फिर इन्फोर्स नहीं किया तो आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। देखते हैं इसमें क्या है। मेकर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको पता था कि इंडिपेंडेंट इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इक्वालिटी लाई जाए और वेल बीइंग जो सिटीजन्स का है उसको बेटर किया जाए। उनको लगा कि एक सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाए। उसी वक्त पे कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं चाहता था फ्यूचर गवर्नमेंट्स को कि वो इनसे बाउंड होएं। ये ना हो कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है वेलफेयर देने का और आप ज़बरदस्ती डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत सरकार को फोर्स कर रहे हो। तो ये भी पता था कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को कि ज़रूरी नहीं है कि सरकार के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हों कि वो इनको इन्फोर्स कर सकें, इसलिए इस सरकार को बाउंड नहीं रखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर। इसलिए सम गाइडलाइंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे वर नॉट मेड लीगली एनफोर्सिएबल। इनकॉर्पोरेट किया कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन उनको लीगली एनफोर्स नहीं किया गया। ये मैंने पहली क्लासेस में बताया आपको, पहली कुछ क्लासेस में, कि लीगली एनफोर्सिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल क्या होता है। इसका मतलब यह है कि एक गवर्नमेंट अगर इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी एक पर्टिकुलर गाइडलाइन को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है, तो हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि भैया गवर्नमेंट को बोलो कि इनको इम्प्लीमेंट करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं नॉट एनफोर्सिएबल। तो इसलिए दीज गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिसिएबल, दैट इज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय जुडिशरी। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है कि जुडिशरी उठ के ये नहीं बोल सकती सरकार को कि करो इसे, ठीक है। तो ये होता है नॉन जस्टिसिएबल। तो जिसने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनको लगा था कि मॉरल फोर्स है एक जो इनके पीछे होनी चाहिए, इन गाइडलाइंस के पीछे, और वो इंश्योर करे कि गवर्नमेंट जो है इनको सीरियसली लें। मतलब जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आए तब उसको बेसिकली वैसे करें, अप्लाई करें। ये आपके यूपीएससी के सिलेबस की तरह है कि आप जो भी पढ़ते हैं इस सिलेबस के आसपास पढ़ते हैं, और बहुत बार जब आपको कोई नई चीज़ पढ़नी होती है तो अपने सिलेबस को आप रिफ़र करते हैं कि क्या वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तभी आप पढ़ते हैं उसको, अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। बिसाइड्स दे एक्सपेक्टेड दैट पीपल वुड ऑल्सो होल्ड द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज डायरेक्टिव्स। तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट, मतलब उनको ये पता लग रहा था कि जो लोग हैं वो भी एक्सपेक्ट करेंगे गवर्नमेंट को और वो रिस्पॉन्सिबल मानेंगे उनको कि इम्प्लीमेंट करें इन डायरेक्टिव्स को। तो एक सेपरेट पॉलिसी गाइडलाइंस की लिस्ट बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको इंक्लूड किया गया। द लिस्ट ऑफ दीज गाइडलाइंस, इनको बुलाया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें होता क्या है? द चैप्टर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिस्ट मेनली थ्री थिंग्स, तीन चीज़ें हैं। गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट, कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एज अ सोसाइटी हमें अडॉप्ट करने चाहिए। सर्टेन राइट्स जो इंडिविजुअल्स इंजॉय करते हैं अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कुछ राइट्स हैं जो हम यहाँ इंजॉय करते हैं। सर्टेन पॉलिसीज जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए। ये तीन चीज़ों के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। The governments from time to time tried to give effect to some of these directive principles of state policy। वक्त के साथ साथ इन पॉलिसीज़ पे एक्ट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और इनको गवर्नमेंट ने फुलफिल किया है। जैसे बहुत सारे ज़मींदारी एबॉलिशन बिल्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, ठीक है, इनएक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉज जो हैं हमारे, जो लेबर के लिए, वेजेस के लिए, वो सब के लिए हैं। मिनिमम वेजेस जो हैं, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रमोट करने की बात की जाए, या रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब चीज़ें की गई सरकार की तरफ से अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो हैं बेसिकली दे गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री, पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और मिड डे मील स्कीम एक्सेट्रा वगैरह, ये सारी चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद ओके सो और साथ में हमारे लिए क्या आता है, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपली जो हैं कौन से आर्टिकल में आते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, क्या है, वो हम जब रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ जानना चाहते थे कि फिलॉसफी क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में,
ठीक है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम फैक्चुअली पूछता है एग्जामिनर, वो हम करेंगे। जो साथ साथ हमारी पैरेलली क्या चलती है कि हम लक्ष्मीकांत और डीडी बसु से हम लोग कंप्लीट करते हैं ये फैक्चुअल चीज़ें जो एग्जामिनर पूछता है। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो हम एनसीईआरटी से लेके जाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर हमारे एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स है, साथ में रेफरेंस बुक्स का कोर्स भी है, जिसमें हमने लक्ष्मीकांत एंड डीडी बसु को चूज़ किया है। ठीक है, तो वो हम उस क्लास में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ यहां से पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बुलाते हैं। ठीक है, उसमें सभी चीज़, बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली सिटीजन्स की, 10 ड्यूटीज़ डाली थी। उसके बाद एक एक्स्ट्रा डाली गई थी जो राइट टू एजुकेशन के टाइम पे डाली गई थी। इन 10 ड्यूटीज डाली थी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट एनफोर्सिंग दिस ड्यूटीज। ड्यूटीज डाली तो गई थी, लेकिन सरकार को लगा कि इनको एनफोर्स नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि जो सिटीजन्स हैं वो मतलब ऐसा मतलब फियरफुल फील करे कि अगर वो एक ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली उनको सज़ा हो जाएगी, वो सब। तो वो एनफोर्स नहीं किया गया ड्यूटीज़ को, इसके अंदर बस लिखी गई हैं। एज सिटीजन्स वी मस्ट अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। वी मस्ट मतलब हमें अबाइड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। डिफेंड आर कंट्री, प्रोमोट हार्मनी अम ऑल सिटीजन्स, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, वो हम आगे पढ़ेंगे ऑफकोर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं एज अ सिटीजन। हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक द एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स डिपेंडेंट और कंडीशनल अपॉन फुलफिलिंग ऑफ ड्यूटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये नहीं बोलता कि अगर आप ड्यूटीज़ नहीं फॉलो कर रहे तो आपको राइट्स भी नहीं मिलेंगे। जैसे घरों में होता है ना, बोलते हैं कि आप बोलते हो कि आपको कुछ चाहिए, तो बेसिकली कुछ काम बोला जाता है आपको कि आपको अब ये वाला काम कर दोगे तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है। राइट्स अपनी जगह सेपरेटली हैं, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इसलिए इतना ज़्यादा एनफोर्स नहीं किया गया। इसी सेंस में इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के इंक्लूड होने से हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं होता जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक क्लैश चलता रहता है। ठीक है, तो दिस इज चेक योर प्रोग्रेस, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इट इज पॉसिबल टू सी दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये साथ साथ चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट को रोकती हैं कुछ चीज़ें करने से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ चीज़ें बोलती हैं गवर्नमेंट को करने के लिए। ये मेजर फर्क है दोनों के बीच में। ये मैंने आपको समझाया, आप आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के गोल्स क्या हैं? वेलफेयर लेंगे लोगों का, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का उसको बढ़ाया जाएगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड की जाएगी कि सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस जो आर्टिकल 51 के अंदर है, तो उसके अंदर ही आता है इंटरनेशनल पीस, तो इसके बारे में ही बात की गई है। गोल्स हैं कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लिकर प्रोहिबिशन है उसकी, कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन उसका, ठीक है, स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल जो हैं उसका प्रिवेंशन, एंड प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, ये हैं इसके अंदर। कुछ नॉन जस्टिसिएबल राइट्स भी हैं हमारे पास, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, वैसे कुछ एक्स्ट्रा राइट्स भी हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए हुए हैं, जैसे एडिक्वेट लाइवलीहुड। ठीक है, कि आपको सही तरीके का रहन सहन मिले, इक्वल पे मिले फॉर इक्वल वर्क, बेशक वो मेन है या विमेन है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आपका राइट है। राइट टू वर्क है आपका, जैसे हमें मनरेगा एक्ट जो है उसके अंदर दिखता है कि 100 डेज ऑफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years उनको दिया जाए, तो ये भी इसके अंदर हैं कुछ नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। तो ये कुछ कंटेंट है जो हमारे डीपीएसपी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक डिफरेंस देखा था हमने कि फंडामेंटल राइट्स रोकती है सरकार को इन राइट्स को वायलेट करने से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होंगी।
फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंश्योर करते हैं कि वेलबींग हो एंटायर सोसाइटी का, ठीक है, वेलबींग हो एंड सब सोसाइटी का। तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे काम करती है और ये सोसाइटल बेसिस पे काम करती है। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब गवर्नमेंट इंटेंड टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही होती है तो उसके पास इशू क्या आता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है उनका फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स के साथ। ये प्रॉब्लम आई जब गवर्नमेंट को एक लॉ पास करना था टू अबॉलिश द ज़मींदारी सिस्टम। अब ज़मींदारी सिस्टम के लिए क्या करोगे अब अबॉलिश करने के लिए, कि ज़मींदारों के साथ जो नीचे फोर्स्ड लेबर बेगार या फिर जो लेबर काम कर रहा है, जिसको लैंड नहीं है, जिसके पास लैंडलेस लेबर जिसको बोलते हैं, कि सारा काम लेबर्स कर रहे हैं, पैसा कौन ले जा रहा है, ज़मींदार। तो अगर आप ज़मींदार से ज़मीन छीन के उनको दोगे तो ज़मींदार तो बोलेगा मेरा राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट है, आप उसे कैसे छीन सकते हो। तो ये इशू आया सरकार के पास, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर सकते हो आप, तो ये वाला इशू आया। हाउएवर कीपिंग इन माइंड द सोसाइटल नीड्स, के सोसाइटी को क्या चाहिए, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी के जो नीड्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और इस लैंड राइट्स के ऊपर बेसिकली एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इफेक्ट दिया। ये एक बहुत बड़ी लीगल बैटल चली। एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी टुक डिफरेंट पोजीशंस, एग्जीक्यूटिव ने कुछ किया और जुडिशरी ने कुछ, दोनों ने डिफरेंट पोजीशंस ली। गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि राइट्स को, आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं जब आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इनैक्ट करना हो। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप कभी कभी फंडामेंटल राइट्स को भी थोड़ा सा अलग मतलब कम रख सकते हो उससे। इस आर्ग्यूमेंट में एज्यूम किया गया दैट द राइट्स वर अ हिंड्रेंस टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इस आर्ग्यूमेंट ने क्या बोला कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये एक रुकावट है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब आप कुछ लोगों के राइट्स को मेंटेन रखने के चक्कर में जो पूरा वेलफेयर है सोसाइटी का उसको रोक रहे हो। दूसरी तरफ क्या था, कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स वर सो इंपॉर्टेंट एंड सेक्रेट कि दे कैन नॉट बी लिमिटेड, उनको लिमिट कभी नहीं किया जा सकता, बेशक आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट, दिस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब एक और डिबेट आई, गवर्नमेंट ने बोला कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। गवर्नमेंट बोल रही है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती किसी कॉन्स्टिट्यूशन को, या कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे, ठीक है। उसके बाद केशवानंदा भारती केस में बहुत अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया और इस कंट्रोवर्सी को जो है सॉल्व किया गया, जिसमें बोला कि आप कर सकते हो लेकिन बेसिक फीचर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट अपने लॉ से नहीं कर सकती। वी शैल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन चैप्टर 9 ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ये ऑलरेडी हम जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर रिलेटेड चैप्टर्स कवर करे थे एनसीईआरटी से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास में, उसमें हमने कवर कर लिया इसको। अभी हमें थोड़ा राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। बिहाइंड द कंट्रोवर्सी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देयर वाज वन इंपॉर्टेंट रीजन, एक इंपॉर्टेंट रीजन था। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज अ फंडामेंटल राइट जिससे आप एक्वायर कर सकते हो, खरीद सकते हो, पोजेस कर सकते हो, अपनी बना सकते हो एंड मेंटेन कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत क्लियरली ये बोला था दैट इट कुड बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर, बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर कि जो ये प्रॉपर्टी है उसको लिया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से फॉर पब्लिक वेलफेयर। 1950 से गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिट किया। दिस राइट वॉज एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग डिबेट जो अभी हमने देखा, रिलेशनशिप फंडामेंटल राइट्स का और डीपीएसपीस का जो रिलेशन हमने देखा। फाइनली जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने क्लास 1, 2 एंड 3 की थी, तो हमने वहाँ पे देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली।
और इसलिए पार्लियामेंट के पास पावर थी कि इस राइट को अमेंडमेंट से हटा सके। तो 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी। उसमें क्या किया कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से और एक सिंपल लीगल राइट बना दिया गया अंडर 300A। मिल गया आपको अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आंसर कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, आज एक लीगल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कम्स द कंक्लूजन। इन द राइटिंग्स ऑफ ज्योतिराव फुले, अ रेडिकल सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र से जो थे, वी फाइंड वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ द व्यूज दैट राइट्स इंक्लूड बोथ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। उनके इस राइटिंग्स में हमें देखने को मिलता है कि राइट्स में दोनों फ्रीडम एंड इक्वालिटी दोनों आती हैं। नेशनल मूवमेंट के दौरान दिस आइडिया ऑफ राइट्स वॉज फर्दर शार्पन्ड और फिर एक्सपैंड किया गया टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वो राइट्स जो हैं, ठीक है, इन आइडिया ऑफ राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिफ्लेक्ट किया दिस लॉन्ग ट्रेडिशन जो चलता हुआ आ रहा था और फंडामेंटल राइट्स को लिस्ट किया। 1950 से जो जुडिशरी है, वाह, वहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कंक्लूजन में, जुडिशरी हैज़ फंक्शनड एज द इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स। ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस जो होते रहते हैं जुडिशरी की तरफ से, उन्होंने इस स्कोप ऑफ राइट्स को बहुत बढ़ाया है। द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री फंक्शन विद इन दिस ओवरऑल फ्रेमवर्क, और उसी के हिसाब से हमारी जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काम करता है। राइट्स लिमिटेशंस डालते हैं फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट पे एंड इंश्योर करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो सके इस कंट्री की। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। नाउ आफ्टर एंडिंग दिस क्लास, आई वुड लाइक यू गाइज टू नॉट डू एनीथिंग। आप कुछ मत करो, ठीक है। मैं बस आपको फील कराना चाहता हूँ कि आपने क्या पढ़ा है अभी। सो बेसिकली आफ्टर एंडिंग दिस वीडियो, डू नॉट स्विच टू अनदर वीडियो, किसी और वीडियो पे मत जाना है, कुछ और पढ़ने मत लग जाना। क्लोज योर लैपटॉप और योर फोन, वट एवर यू आर होल्डिंग, कीप इट असाइड, साइड में रखो उसको, एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक वॉट यू हैव स्टडीड, कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स चेंज करती है और पूरा मेंटेन रखती है उनको। क्यों फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में एक इशू आया, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को आप किसी भी तरीके से नहीं हटा सकते हो, और फिर 1973 में बोला गया कि हाँ, फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करोगे। सोचो इस बारे में, आई वॉन्ट यू टू थिंक। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो यू कैन गो टू माई यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम। मेरा यूज़र नेम है @mindmaps_akash, ठीक है। या अगर आपको हमारा वो ज्वाइन करना है चैनल जिसके अंदर सारे अपडेट्स आते हैं, तो आप @targetIBACIO पे कर सकते हैं, सॉरी targetIB एग्ज़ाम्स, ठीक है, इस पे आप कर सकते हैं फॉलो, और वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और हम नेक्स्ट क्लास में अपना लक्ष्मीकांत से और डीडी बसु से फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं हम उसको वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।